हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ये सेकंड लेक्चर है और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के इस लेक्चर में भी हमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बेसिक्स पर बात करनी है। अगर आज हम इन सारे बेसिक्स को समझ लेंगे तो इस आगे का जितना भी कम चैप्टर जो बचेगा, रिमेनिंग पोर्शन, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान होगा। और आज की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो समझने के लिए, वो हमें स्टार्ट करना है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में वर्नर्स थ्योरी। क्वेश्चन सीधे सीधे बन जाता है ना कि वर्नर्स थ्योरी है क्या, या फिर 1893 में जो साइंटिस्ट वर्नर्स ने एक थ्योरी दी थी उसका मतलब क्या है। तो बेटा एक सवाल पहले पैदा हुआ, और ये सवाल क्या पैदा हुआ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब बनता है तो दो नॉर्मल कंपाउंड आपस में जुड़ के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर में दिखाया था कि दो नॉर्मल कंपाउंड आपस में जुड़ के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। पहला सवाल तो ये है कि दो नॉर्मल कंपाउंड जुड़ते क्यों हैं जब वो पहले से स्टेबल है, क्यों जुड़ते हैं, और फिर अगर जुड़ते हैं तो उनका स्ट्रक्चर कितना चेंज होता है। तो बेटा वर्नर्स थ्योरी हमें आज से स्टार्ट करनी है, तो मैं आपको पहले इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं। वर्नर्स थ्योरी 1893 में साइंटिस्ट वर्नर्स ने दी थी। स्टार्ट करते हैं। वर्नर्स थ्योरी 1893। बेटा इस थ्योरी में साइंटिस्ट ने बताया कि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं, ये नॉर्मली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की दो तरह की वैलेंसी होती है। या जो क्वेश्चन पहले एराइज हुआ था कि व्हाई टू स्टेबल कंपाउंड ज्वाइन टू गिव सेवरल न्यू कंपाउंड, दो स्टेबल कंपाउंड्स क्यों जुड़ते हैं, व्हाई टू स्टेबल कंपाउंड्स ज्वाइन टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये क्वेश्चन था कि दो स्टेबल कंपाउंड आपस में जुड़कर के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बनाते हैं, कारण क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने का। तो साइंटिस्ट वर्नर ने इसको यूं एक्सप्लेन किया कि वो कहता है कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में दो तरह की वैलेंसी होती है। तो हमें लिखना है there are two types of valencies of coordination compound। दो तरह की वैलेंसीज होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। एक जो वैलेंसी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी, और एक को बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। बेटा दो तरह की वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या है? जनरली यू कैन से कि इट करस्पॉन्ड्स टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल एटम और आयन। क्या है इट्स करस्पॉन्ड्स टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एटम और आयन। किसी भी मेटल एटम का जो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ये उसकी प्राइमरी वैलेंसी होती है। जैसे एग्जांपल Cu++, Fe++ या Fe+3, जिसके ऊपर जितनी वैलेंसी है Cu++, ये सब प्राइमरी वैलेंसी है। ठीक है, तो ये सब प्राइमरी वैलेंसी के एग्जांपल है। जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट तो आप निकालना जानते हो। इट्स ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल आयनाइजेबल आयनिक वैलेंसी। क्या कहलाती है? प्रिंसिपल आयनाइजेबल। याद रखना है बेटा, प्रिंसिपल आयनाइजेबल। इट्स ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल आयोनाइजेबल वैलेंसी। प्रिंसिपल आयनाइजेबल वैलेंसी बोलते हैं, या इसी को आयोनिक वैलेंसी कहते हैं, और आयोनिक वैलेंसी।
बेटा याद रखना है, इसको हम लोगों ने बोला दैट इज प्राइमरी वैलेंसी। क्या है प्राइमरी वैलेंसी? किसी भी एलिमेंट का उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये आयनाइजेबल है। ये क्या है? आयनाइजेबल और आयनिक वैलेंसी है। दूसरा मतलब ये आयंस के ऊपर डिपेंड करेगी। सेकंड, इट्स सेटिस्फाइड बाय एनाइन। तो याद रखो ये जैसे प्लस है तो जाहिर सी बात है किससे सेटिस्फाइड होगी? एनाइन से तो होगी। तो इट सेटिस्फाइड बाय एनाइंस। एनाइंस से जैसे +3 आ गया तो 3Cl आ जाएंगे, ठीक है। और देयर आर नॉन डायरेक्शनल नेचर। इट इज नॉन डायरेक्शनल नेचर। इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। जैसे Fe++ बीच में आ गया तो ये किसी भी तरह से जहां से भी एनाइन मिलेगा वहां से अप्रोच कर लेगा, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। कोवेलेंट बॉन्ड में फिक्स डायरेक्शन होता है क्योंकि वहां पर ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करना होता है। अगर ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं तो उन्हें एक फिक्स डायरेक्शन में ही आना पड़ेगा, तब कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। यानी कोवेलेंट बॉन्डिंग में जब एटम के ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो फिक्स डायरेक्शन में होना चाहिए। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जब कोई भी एनायन मेटल को अप्रोच करने आएगा तो किसी डायरेक्शन में नहीं आएगा क्योंकि वो प्लस के पीछे आ रहा है। प्लस है, देखिए ये प्लस है मेटल, इनके पीछे आने वाला एनाइन जो इनके पास आने जा रहा है वो नॉन डायरेक्शनल है। वो किसी भी तरह से किसी भी जगह से आ सकता है उसको अप्रोच करने के लिए। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट किसका हुआ? प्राइमरी वैलेंसी का। अब जरा बात करते हैं बेटा सेकेंडरी वैलेंसी होती क्या है। तो सेकेंडरी वैलेंसी इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द एटम एंड एलिमेंट। इट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी बात करते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं। मेन चीज याद रखना, इट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। ये कोऑर्डिनेशन नंबर पर डिपेंड करती है। इट इज फिक्स्ड फॉर अ मेटल, याद रखना, इट इज फिक्स्ड फॉर अ मेटल। किसी भी मेटल के लिए ये बिल्कुल फिक्स रहती है, याद रखना। और इट इज नॉन आयनाइजेबल एंड डायरेक्शनल, ये भी याद रखना। It is non-ionizable. It is डायरेक्शनल। बेटा डायरेक्शनल क्यों होती है? क्योंकि मेटल की तरफ जो लिगेंड होते हैं किसी मेटल से कितने लिगेंड जुड़े हैं यही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। किसी सेंट्रल मेटल से कितने लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं ये उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अब आप बताइए, लिगेंड्स को तो लोन पेयर प्रोवाइड करना है। मेटल के डी ऑर्बिटल में लिगेंड्स को लोन पेयर प्रोवाइड करना है तो डायरेक्शनल होना चाहिए, एक फिक्स डायरेक्शन में होना चाहिए। ओके, अगली बात देखते हैं। इट सेटिस्फाइड ईदर एनाइन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। या मतलब ये जो मेटल को सेटिस्फाई लिगेंड्स कर रहे हैं ना, जो मेटल को सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि मेटल पर तो ऑलरेडी प्लस है, तो इसके ऊपर आने वाले जो मॉलिक्यूल्स या एटम होंगे वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो एनाइन होंगे या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल होंगे। सो इट्स, लिखिए इसको कि इट्स सेटिस्फाइड बाय ईदर एनाइन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जो इलेक्ट्रॉन पेयर रखते हैं। इट्स सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल एटम मॉलिक्यूल और एनायनिक मॉलिक्यूल। बेटा ये डिफरेंसेस हैं, नोट कर लीजिए। ये दोनों डिफरेंसेस हम लोगों को बता रहे हैं कि व्हाट इज प्राइमरी वैलेंसी एंड व्हाट इज सेकेंडरी वैलेंसी। तो यहां पर अब जरा एग्जांपल देख लेते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं किसी एग्जाम्पल को देखकर। तो मैं यहां पर आपको बताता हूं कि कैसे हम पता करेंगे। देखो बेटा, जैसे मैंने लिखा K4FeCN6, जब बेटा इसको लिक्विड स्टेट में आप आयोनाइज करेंगे तो आयोनाइजेशन के बाद ये देगा 4K प्लस FeCN6 4 माइनस।
तो बेटा ये देखिए ये आयनाइजेबल वैलेंसी हो रही है, ये यहां पर आयनाइज हो गया, K प्लस इसमें से बाहर चला गया, K प्लस बाहर चला गया। अब मुझे एक बात बताइए आप, जो मेटल है जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये तो काउंटर आयन कहलाता, मैंने आपको बताया था काउंटर आयन, ये तो इसका काउंटर आयन है। अब जरा इस कॉम्प्लेक्स में बात करिए, कॉम्प्लेक्स, ये कैसा कॉम्प्लेक्स है बेटा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो इस एनायनिक कॉम्प्लेक्स में हमें ये देखना है कि यहां पर साइनाइड कितने लगे हुए हैं, 6, तो यही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, पहले तो याद रखना। जो लार्ज ब्रैकेट के अंदर हो वही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो यहां पर आयरन के ये 6 साइनाइड एक कोऑर्डिनेशन नंबर है, जिसको अपन लिगेंड्स बोलते हैं। ये 6 लिगेंड्स लोन पेयर रखते हैं, हर लिगेंड के पास लोन पेयर है जो आयरन को सप्लाई कर रहा है, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां पर बन रहा है। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बेटा, ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, इनको हमें याद रखना है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल अपन करते हैं और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं, और इन क्वेश्चंस से हम लोग निकालेंगे कि कैसे पता कर सकते हैं किसी की वैलेंसी। ठीक है, चलो ये नोट हो गया ना, ये क्लियर हो गया ना। सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये है इसकी सेकेंडरी वैलेंसी, कोऑर्डिनेशन नंबर। इट इज फिक्स फॉर अ मेटल, ये फिक्स किसी भी मेटल के लिए फिक्स ही रहता है। फिर इट्स नॉन आयनाइजेबल, ये कभी आयनाइज नहीं होते, याद रखना, ये कभी आयनाइज नहीं होते, जो ब्रैकेट के अंदर है ये कभी आयनाइज नहीं होते, बस ये कॉम्प्लेक्स बन के रह जाएगा। इट्स डायरेक्शनल, देखिए फिक्स डायरेक्शन होगा इनका, इसलिए इनकी ज्योमेट्री फिक्स होती है, ये फिक्स डायरेक्शनल है। इट्स सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल एटम और एनाइन, या तो ये जो साइनाइड जुड़ रहा है ये एनाइनिक होगा या फिर इसकी जगह न्यूट्रल होगा। जो लिगेंड्स होंगे वो या तो एनाइन होंगे या फिर न्यूट्रल होंगे, क्योंकि ये लोन पेयर प्रोवाइड कर रहे हैं किसको बेटा, Fe को कर रहे हैं। क्लियर हो गई। प्राइमरी वैलेंसी में बात करते हैं, इट्स कॉरेस्पॉन्ड टू द ऑक्सीडेशन स्टेट, या मेटल एटम आयन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 +3 ये वो है। इट्स ऑल्सो नोन एज द प्रिंसिपल आयनाइजेबल वैलेंसी, बेटा ये आयनाइजेबल वैलेंसी, ये आयनाइज हो सकती है। इट्स सेटिस्फाइड बाय एनाइन, ये एनाइन से सेटिस्फाइड रहती है हमेशा, जाहिर सी बात है। और इट्स नॉन डायरेक्शनल, ये कोई डायरेक्शन नहीं है, जो भी आएगा लिगेंड्स वो आसानी से इसके ऊपर अप्रोच करेगा। या फिर आप एक बात करो, जो भी यहां पर जैसे डायरेक्ट नॉन डायरेक्शनल की बात करते हैं, तो कोई भी अगर कैटाइन बीच में पड़ा हुआ है तो उसके चारों तरफ से माइनस जो चार्ज आएगा वो अरेंज तो हो जाएगा, लेकिन अगर वो लिगेंड बन के लोन पेयर प्रोवाइड कर रहा है, अगर वो लोन पेयर प्रोवाइड कर रहा है तो समझ लो वो डायरेक्शनल है। जैसे ये तो डायरेक्शनल है, लेकिन इसके 4K+ जो होंगे वो इससे जो माइनस जुड़ेगा वो नॉन डायरेक्शनल होंगे। सो याद रखना है कि डायरेक्शनल कौन होते हैं और नॉन डायरेक्शनल कौन होते हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, या बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग करते हैं जिनमें आपको पहचानना है कि उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, उसमें प्राइमरी वैलेंसी कितनी है। उनको हम लोग चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैं रफ कर देता हूं, बर्नर थ्योरी और प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के अब हमें करने हैं एग्जाम्पल्स। चलिए सो बेटा जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन लोग ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल है CONH3 और ब्रैकेट के बाहर Cl3, CONH3 और ब्रैकेट के बाहर है Cl3। अब बेटा इसमें हमें बताना है कि प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी। तो बेटा दो चीज देखो, सबसे पहली चीज जो प्राइमरी वैलेंसी होगी वो ब्रैकेट के बाहर होगी, मैंने अभी आपको बताया था। तो ब्रैकेट के बाहर 3Cl है, यानी 3 क्योंकि एक Cl की एक वैलेंसी, आप माइनस भी नहीं लगाओ तो भी क्लियर हो गई, ये है हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी। अब बात करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो इसमें प्राइमरी वैलेंसी है ये 3, और सेकेंडरी वैलेंसी की बात करो बेटा, सेकेंडरी वैलेंसी कैसे हम लोग निकालेंगे। तो इसमें सेकेंडरी वैलेंसी को निकालने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना पड़ेगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का एक तरीका है। क्या तरीका है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का एक तरीका है बेटा। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं वो मैं आपको सिखाता हूं, और उसके बाद फिर एग्जाम्पल करेंगे। पहले कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सीख लेते हैं। ओके चलो पहले कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सीखते हैं। जैसे बेटा मैंने एक कंपाउंड लिखा COCl3, ठीक, ये कोवल्ट है, और .6NH3, ये मैंने कंपाउंड लिखा।
और मैंने कहा कि इसमें जब मैंने AgCl को ऐड किया, इसमें जब मैंने AgCl को ऐड किया तो इसके 3 मोल हमें AgCl के मिले। जब हमने इसमें ऐड किया AgCl तो हमें 3 मोल AgCl के मिले। अब बेटा एक बात बताओ, एक Ag पर एक प्लस होता है, AgCl ऐड करने पर 3 Cl को इसने निकाल दिया। कंपाउंड आपके पास ये था, इस कंपाउंड में से आपके 3 Cl बेटा निकल गए। खुद सोचो 3 Cl इसमें से बाहर चले गए, तो इसका जो नॉर्मली अगर देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे आएगा? तो 3 Cl जब इसमें से बाहर आयनाइजेबल हो गए तो आपके पास बचा क्या? NH3, यही तो बचा। तो अब NaCl तो बाहर चला गया, NH3 आपके पास बचा हुआ है। तो अब इस NH3 के कितने नंबर लिखे हैं? 6। तो यही तो इसकी कॉम्प्लेक्स के अंदर बचा। भाई जो बाहर था वो तो आयनाइज हो गया, जो बाहर था वो तो आयनाइज हो गया। कितनी? 3 Cl बाहर चले गए, आयनाइजेबल है, प्राइमरी वैलेंसी है। प्राइमरी वैलेंसी को क्या लिखा था? आयनाइजेबल। ये आयनाइज हो गए, 3 Cl बाहर चले गए, AgCl मिलाने से Ag तीनों क्लोरीन को खींच ले गया। इससे हमें पता चल गया कि प्राइमरी वैलेंसी इसकी कितनी है? 3। अब बात आती है सेकेंडरी वैलेंसी। जब बेटा ये 3 Cl चले गए तो NH3 कितना बचा? 6। तो इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी, सेकेंडरी वैलेंसी होगी इसकी, सेकेंडरी वैलेंसी 6। ये याद रखना, सेकेंडरी वैलेंसी होगी 6। अब मैंने कहा इसका सही फॉर्मूला बनाओ, तो इसका जो करेक्ट फॉर्मूला होगा वो होगा CO NH3 होल 6 और Cl3। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? अरे बेटा 3 Cl निकल गए ना, AgCl को जब आपने ऐड किया तो इसमें से क्या मिला हमें? 3 मोल AgCl। एक Ag एक Cl को पकड़ता है, 3 Cl को पकड़ ले गया, तो जो आयन बने वो प्राइमरी वैलेंसी हुई ना, आयनाइजेबल है ना, तो ये क्या हो गई? प्राइमरी वैलेंसी। अब बचा क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर, ये 6, तो ये क्या हो गई? इसकी सेकेंडरी वैलेंसी। मेरे ख्याल से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको हो गया होगा कि प्राइमरी वैलेंसी क्या है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है। एक और एग्जाम्पल करते हैं, इसी तरह का एक और एग्जाम्पल करते हैं, और वो एग्जाम्पल अगर आपने कर लिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको अब सब कुछ ये बात क्लियर हो गया। ओके, इसको भी अगर कर देता हूं तो क्वेश्चन नोट करें। क्वेश्चन है COCl3 5NH3, COCl3 .5NH3 adding AgCl, total number of mole found, कितने मोल मिले आपको जब आपने इसके अंदर AgNO3 ऐड किया? एडिंग AgNO3 then total number of mole found of AgCl is equals to, मान के चलो आपको मोल मिले 2 मोल ऑफ AgCl, ठीक है। कैलकुलेट प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी एंड फॉर्मूला ऑफ एबव गिवन कंपाउंड्स। ये क्वेश्चन है बेटा, ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में भी आते हैं। क्या कहा उसने? इस कंपाउंड में AgNO3 को मिलाया, एक Ag एक Cl को खींचता है, तो आपको टोटल AgCl के मोल कितने मिले? 2, यानी 2 Cl खींचे, यानी आयनाइजेबल क्लोरीन इसमें से कितने हो गए? 2। तो हमने कहा कि COCl3 5NH3 में जब आपने AgNO3 ऐड किया तो AgCl के मिले 2 मॉलिक्यूल। AgCl आपको मिल गए 2, यानी यहां 3 में से 2 Cl निकल चुके। जब बेटा 2 Cl निकल गए तो प्राइमरी वैलेंसी इसकी 2 तो हुई, क्योंकि आयनाइजेबल की बात कर रहे हैं। आयन कितने बने? 2, तो यहां पर प्राइमरी वैलेंसी हो गई आपके पास 2। अब मुझे बताओ, जब 2 Cl निकल गए तो एक Cl बचा, वो निकल नहीं रहा है। निकल नहीं रहा है मतलब कॉम्प्लेक्स के अंदर है, तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा CO और NH3 होल 5 Cl और Cl2।
अब आपसे पूछता हूं ऐसा स्ट्रक्चर क्यों आया? बेटा इसलिए आया क्योंकि Cl कितने हैं अपने पास? 2। ये 2 Cl यहां से क्या हुए? निकल गए। 2Cl माइनस ये किसके साथ चले गए? AgCl के साथ चले गए, AgCl के साथ चले गए। अब आपके पास ये 2 Cl निकल गए तो ये वाला कंपाउंड कितना बचा? 2 Cl, तो 2 इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, तो ये बचा अपने पास लार्ज ब्रैकेट CO NH3 होल 5 Cl2 प्लस। ये हो गया पूरा फॉर्मूला। और इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी? देखो बेटा, कॉम्प्लेक्स के अंदर की वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी 5 NH3 1 Cl, टोटल कितनी हो रही है? 6 सेकेंडरी वैलेंसी। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। याद रखना, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्लीज नोट कर लीजिए जल्दी से, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ये बताया। एक क्वेश्चन और आपसे पूछते हैं एंड आई होप कि उसका आंसर अगर आपने दे दिया तो सारा काम अब बन जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस को प्राइमरी वैलेंसी कैलकुलेट करना, सेकेंडरी वैलेंसी कैलकुलेट करना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सही स्ट्रक्चर बनाना। चलिए लिखिए, कंपाउंड NiCl2.6H2O, कंपाउंड NiCl2.6H2 एडिंग AgNO3, आपने AgNO3 मिलाया, देन 2 मोल ऑफ क्लोराइड, देन 2 मोल ऑफ AgCl फाउंड। जब आपने AgNO3 मिलाया तो Ag कितने Cl को निकाल लाया भाई साहब? उसमें से 2 Cl को निकाल लाया। ओके, कैलकुलेट प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी एंड कोऑर्डिनेशन नंबर, कॉमा करेक्ट फॉर्मूला ऑफ एबव कंपाउंड। चलिए शुरू हो जाइए, इसको एक बार पढ़िए, पढ़ने के बाद जल्दी से इसको सॉल्व करिए और मुझे बताइए क्या कह रहा है। कंपाउंड है NiCl2.6H2, AgNO3 मिलाया, AgCl के 2 मोल निकल गए, यानी 2 क्लोरीन को सिल्वर खींच लाया इसमें से, यानी इसने क्या हुआ? NiCl2.6H2O जब आपने AgNO3 मिलाया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, नॉट रिक्वायर्ड ब्रैकेट, AgNO3 जब आपने मिलाया तो इसमें से AgCl के आपको 2 मोल मिले। ये देखिए, तो पहली बात, जितने Cl निकाले Ag ने उतनी तो आयनाइजेबल वैलेंसी हुई, तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी इज 2। क्लियर? अब बात करते हैं इसका फॉर्मूला बनाते हैं। बेटा Cl2 2 थे, दोनों के दोनों निकल गए, तो बचे कितने? H2O होल 6। तो इसका फॉर्मूला जो मिलेगा, फॉर्मूला वो होगा NiH2O होल 6, बाहर कितना रहा होगा? Cl2, तभी तो जाकर के ये 2 Cl निकाल दिए Ag ने। क्लियर हुई बात? तो प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो रहा है? 6। तो याद रखना है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है 6। क्लियर हो गई बात? कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 आ रहा है और यही इसकी सेकेंडरी वैलेंसी। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो समझ लेता हूं मैं कि आपको बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में है। अब बेटा बात करते हैं चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। जो अपना कॉम्प्लेक्स बना था, एक बना था आयनाइजेबल एलिमेंट, एक बना था कॉम्प्लेक्स, उसका चार्ज कैसे निकालते हैं तो जरा बात करते हैं। अगले टॉपिक पर हम चलते हैं और हेडिंग डालते हैं चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। चलो देखते हैं चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन क्या है। चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन्स, बेटा एग्जाम्पल दे, NiNH3 होल 6 + 2,
NiNH3 होल 6 प्लस 2। देखने पर ही पता चल रहा है कि ओवरऑल कितना आ रहा है, प्लस 2। ओवरऑल चार्ज कितना आ रहा है, प्लस 2। तो पहले इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द चार्ज कैरिड बाय द कॉम्प्लेक्स आयन, इट इज द algebraic sum of the charge carried by the central metal atom ion and the ligands coordinated to it। जो लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल आयन के आपस में मिलने से जो चार्ज एराइज हुआ उसको, अब जैसे इसमें बात कर लें बेटा, तो इसमें निकेल का कोऑर्डिनेशन नंबर Ni+2 ये फिक्स होता है, मैंने पहले भी बताया था। तो अगर हम इसमें चार्ज पता करें, ठीक है, तो टोटल चार्ज हम कैसे निकालें, देखो Ni का कितना है, +2 प्लस 6, अमोनिया का कितना है 0, बराबर कितना हो गया, प्लस, बराबर कितना हो गया, +2। तो अगर देखें तो टोटल चार्ज +2 निकल रहा है, क्योंकि ये लिखा बराबर में +2। इस तरह से हम चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक एग्जाम्पल देखो, और एक एग्जाम्पल देखें, उससे और क्लियर होता है। जैसे हमने लिखा COClNH3 होल 5, COClNH3 होल 5, और मैंने यहां पर लिखा +2। ओके, इसको मैंने कहा जरा चार्ज बात करें, अगर कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 मैंने गिवन है, CO का +3। अगर CO का कोऑर्डिनेशन नंबर +3 है तो हमें देखना है कि इस पूरे मॉलिक्यूल पर चार्ज कितना आएगा। तो अगर देखा तो प्रूव करना है कि 2 है, तो +3 प्लस -1 प्लस 5 इंटू 0। इसको जरा आप सॉल्व कर लीजिए, आपको चार्ज का पता चल जाएगा कि चार्ज कितना आया। तो हमने प्रूव कर दिया कि यस, इसके ऊपर कितना चार्ज आ रहा है, +2 चार्ज आ रहा है, बराबर +2। एक एग्जाम्पल और देखें और उस पर बताएंगे चार्ज कितना हो रहा है। COCl3NH3 होल थ्राइस। आप देख रहे हैं, आप कहेंगे सर इसके ऊपर चार्ज कोई नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, तो आप बताओ जरा प्रूव करके, कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +3। तो जरा देखते हैं, +3 इंटू -1, क्योंकि 3 और Cl का -1, +3 और अंदर 0। अब आप इसको अगर सॉल्व करें तो 3 माइनस का 3 प्लस का 3 0, तो चार्ज कितना हो गया, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आया। तो बेटा ये होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को जो कॉम्प्लेक्स बना उसके ऊपर चार्ज कितना है, ऐसे हमें पता करना है। नाउ हेडिंग लगाएंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। अब निकालते हैं एक एक करके एग्जांपल से सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर। हेडिंग डाल दीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर। तो बेटा ये है क्या, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल जो बीच में है इज द चार्ज इट वुड कैरी इफ ऑल लिगेंड्स आर रिमूव्ड अलोंग विद द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अगर सारे लिगेंड्स को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ हटा दो तो द ऑक्सीडेशन नंबर इज द सेंट्रल मेटल, ये वो चार्ज है जो कैरी करता है सेंट्रल मेटल एटम, चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम when all the ligands removed with its lone pair of electrons। ये आपको याद रखना है, एग्जाम्पल करके और क्लियर होगा। तो बेटा देखते हैं, जैसे NiNH3 होल 6 प्लस 2, NiNH3 होल थ्राइस प्लस 2, ये 2 दिया है, ठीक है, इसको होल 6 कर देंगे, होल 6 प्लस 2। अब आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है निकेल के ऊपर, तो जिसका निकालना है उसको मान लो x, फिर प्लस, फिर 6, अंदर 0, बराबर +2। तो बेटा एक बात बताओ, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 0 ये +2
तो बराबर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू +2। तो यहां पर हमारे पास Na का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकल आया, +2। अगला एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पलों की कमी नहीं है, जितने एग्जाम्पल करो उतनी ही प्रैक्टिस अच्छी होगी। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट, और एलिमेंट में बोल दे रहा हूं, लिख लीजिए। हाँ लिखो, COCl NH3 होल 5 +2, COCl NH3 होल 5 +2। ये आपको कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा इसमें निकालना है। तो कैसे निकाल दोगे, कोबाल्ट को मान लो x, Cl -1 +5 अंदर 0 बराबर +2। कैन यू कैलकुलेट दिस वन, कितना आ जाएगा, ये 2 ये 3, तो आपका x इक्वल टू कितना आ गया, +3। x इक्वल टू +3, यानी यहां पर x कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आया वो कितना आ रहा है, +3। नेक्स्ट करिए, FeC2O4 होल थ्राइस पावर -3, FeC2O4 होल 4 -3। कैन यू कैलकुलेट द चार्ज ऑफ Fe, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो Fe को x मान लिया, और C2O4 का -2 होता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, -2 और बाहर 3 का मल्टीप्लाई इक्वल टू -3। वेरी सिंपल, 3 2 जा 6, माइनस का -3 आपके पास यहां पर आ गया, तो क्या बचा, +3, x इक्वल टू हो जाएगा +3। ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन FeC2O4 होल थ्राइस -3 में आ गया। और एग्जाम्पल करते हैं, NiCO होल 4 ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है आपको निकेल का। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ni इन NiCO होल 4, बड़ा लेंगे, NiCO होल 4। आपको Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। कहेंगे सर बिल्कुल 0, कैसे बिल्कुल 0, अरे भाई Ni को Ni लिख दो, +4 अंदर 0 इज इक्वल टू 0। क्यों बेटा, यहां पर जो CO की बात कर रहे हैं, CO कोबाल्ट नहीं है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका 0 होता है। तो Ni बराबर कितना पहुंच गया, ऑक्सीडेशन स्टेट Ni का 0। लिखो लास्ट वाला, CuCN होल 4 +3 -3, CuCN होल 4 -3 में Cu का कितना होगा, Cu को x मान लो, या ज्यों का त्यों Cu लिख दो, +4 का -1 इक्वल टू -3। तो 4 बन जा 4, माइनस का 3 माइनस की, तो x बराबर हो जाएगा प्लस का। सो बेटा दीज आर द ऑक्सीडेशन स्टेट। मेरे ख्याल से अब आप ऑक्सीडेशन स्टेट सबका निकाल सकते हो आसानी से कि ऑक्सीडेशन स्टेट किसका कितना होता है। ओके, सो आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा, जिसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट के नाम से भी कह सकते हैं। अब बेटा नेक्स्ट पर बात आते हैं, हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। स्ट्रक्चर कितने हो सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बेटा स्ट्रक्चर सबसे पहले टेट्राहेड्रल, ठीक है। अगर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3 सेंट्रल मेटल एटम का। निकालेंगे अभी, अगर सेंट्रल मेटल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो टेट्राहेड्रल, ये मेटल, ये लिगेंड्स, ये लिगेंड्स, ये लिगेंड्स, ये लिगेंड्स। अभी निकालेंगे, अगर सेंट्रल मेटल का हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है तो ये टेट्राहेड्रल होगा। बेटा इस बात को याद रखना। अगर मान के चलो दूसरा, जिसको हम बोल सकते हैं स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, तो स्क्वायर प्लेनर क्या होता है, आपने नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर होता है जब मेटल का हाइब्रिडाइजेशन DsP2, याद रखना, जब मेटल का हाइब्रिडाइजेशन कितना पहुंच जाए बेटा, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन पहुंच जाए, तब हम इसको कहेंगे कि इसके पास क्या है, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। स्क्वायर प्लेनर का तो आप जानते हो कैसे बनता है,
L, ये लिगेंड है, ये बन गया स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, ये लिगेंड है आपके पास। तीसरे नंबर पर पहुंचते हैं, ऑक्टाहेड्रल एंटिटी। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ये तो बेटा बिल्कुल सिंपल है। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में कितने होंगे आपके पास? 6, यानी प्लेनर होगा मेटल, एक लिगेंड ऊपर, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, ये होता है ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर ऐसा, यानी टोटल लिगेंड्स कितने मिलेंगे अपन को बेटा? 6 मिलेंगे। इसके बाद स्क्वायर पिरामिडल, इसमें 5 होते हैं। स्क्वायर पिरामिडल, जब आपके साथ आपके पास मेटल हो, 4 लिगेंड प्लेनर में हो और एक बना रहा हो ऊपर तंबू टाइप का स्ट्रक्चर, यानी कैसा होगा बेटा इसका? ये मेटल, लिगेंड, लिगेंड, लिगेंड और एक होगा ऊपर, ये लिगेंड्स हैं। अब एक ऊपर, तो आपको कैसे बनाना है? देखो, इनको आपको ऐसे जोड़ना है, इसको आपको ऐसे जोड़ना है, और ऊपर वालों को कैसे जोड़ना है? ऐसे, 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 ऐसे। ये हमारे पास बन गया स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, इसके बाद ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कैसे बनता है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, तो बेटा ट्राइगोनल में क्या होता है? सेंट्रल मेटल एटम होता है, उससे 3 लिगेंड जुड़े रहते हैं, फिर एक ऊपर और एक नीचे रहता है। तो जैसे आपने लिखा मेटल, इसमें 3 लिगेंड ये जुड़े हैं, ये आपने ऐसे बना दिया, और एक लिगेंड ऊपर है, एक लिगेंड नीचे है। इसको अगर आप जोड़ दें तो ऐसे, 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 ये हमारे पास स्ट्रक्चर किसका बनता है बेटा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का। सो क्लियर हो गया? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बाई ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो इतने सारे स्ट्रक्चर हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के देखने को मिलेंगे। अब स्ट्रक्चर भी देख लिए बेटा, इनको सबको भी एप्लीकेबल करेंगे हम। कौन से मॉलिक्यूल में कौन सा स्ट्रक्चर आएगा, कौन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन सा स्ट्रक्चर आएगा, ये अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए फटाफट। ओके, और लास्ट टॉपिक इसके बाद हम लोग देख रहे हैं अब जो बेटा हमें इसी का जो अभी हमने पढ़ा है उसी के एग्जाम्पल्स करना है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में लिखूंगा और आपको कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी दूंगा, आपको लिगेंड्स भी बताऊंगा, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, आपको कंपाउंड्स का शेप भी बताना है कि कंपाउंड का शेप क्या होगा। तो 2 चीजें बेटा ध्यान से आपको बतानी है। चलिए, तो एग्जाम्पल्स हम लोग मैं आपको बोलता जाता हूं। सो दीज आर द फर्स्ट एग्जाम्पल, CONH3 CONH3 और CONH3 और Cl ये बाहर है, Cl3 ये है अपने पास। तो बेटा कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या बनेगी इसमें? ये 3 Cl आयनाइजेबल हो जाएंगे, तो इसकी जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी बनेगी, कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन आयन भी बोल सकते हो आप, एंटाइटी भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या बनेगा? इस Cl को हटा दो तो बचा आपके पास CONH3 3Cl माइनस तो 3+ हमारे पास ये बन गया, 3+ हमारे पास बच गए। इसमें लिगेंड्स क्या है बेटा? लिगेंड्स हमारे पास NH3 है। अब इसमें बात आती है कि सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें कितना निकलेगा, तो आप निकाल सकते हो। सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें निकालने के लिए देखो, NH3 का 0, तो ये 6 0 हो गया, बचा क्या? 3। तो इसमें सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर निकला हमारे पास 3। ऐसे बेटा ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है हर एक एलिमेंट का, रोमन के नंबर में हम इसको लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर 3। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन
नंबर, ये क्या है, ये देखो आप 6, क्योंकि 6 NH3 इसमें लगे हुए हैं, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब अगर किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा 6 होता है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, टेल मी। अभी क्या बताया था मैंने, जिसका 6 होता है तो उसका स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। कॉपी कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, कॉपी हो गया, वेरी गुड। दूसरा करते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में भी आपको सब कुछ निकाल के बताना है। क्या है एग्जाम्पल में आपको बोल दे रहा हूं, एक एक करके आप बताते चलना। एग्जाम्पल है आपके पास K2COCN